नमस्कार व्यूअर्स। तो आज अल्कोहल की सीरीज़ का पार्ट 13 जिसके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं, और आज का जो पार्ट है वो है वे रासायनिक गुण जिसमें अल्कोहल के बॉन्ड OH, अल्कोहल का जो बॉन्ड OH है उससे संबंधित अपक्रियाएं हम देख रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में OH का H+ का पार्ट देखा गया था। इस बार पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के संबंधित अपक्रियाएं देखेंगे। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट इट। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इस सेकंड पार्ट में सबसे पहले देखेंगे हम रिएक्टिविटी। ठीक है, सक्रियता क्या है। तो 4 कैटेगरी के अल्कोहल्स हम ले रहे हैं। एक तो मेथनॉल है ही है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये क्या है, मेथनॉल। ठीक है, ये कार्बन 1 डिग्री का, ये कार्बन 2 डिग्री का और ये कार्बन 3 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर हम एलिमिनेशन किसका करने वाले हैं, OH का। अब की बार H का नहीं, OH का पूरा OH निकलेगा। और आप जानते हैं कि OH जब निकलेगा तो OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्या निकलेगा, OH के माइनस के फॉर्म में निकलेगा। अब देखो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से भी हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया। ठीक, जब OH माइनस निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा बेटा, प्लस। ये प्लस चार्ज इस पर भी आएगा, इस पर भी प्लस आएगा, इस पर भी और ये इस पर भी। और आप जानते हैं कार्बन पर प्लस आएगा तो सेंटर कैसा हो गया, कार्बोनियम आयन। क्या हो गया, कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन, ये हो गया। अब एक केस आपको पता होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम अस्थायी होता है 2 डिग्री का, उससे कम अस्थायी होता है 1 डिग्री का, और सबसे कम अस्थायी होता है मेथिल कार्बोनियम आयन। ये SN1 SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म जब हम बता रहे थे, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तब भी हमने ये बात बताई थी आपको। आप उस पार्ट में दोबारा जा करके देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायंस के बारे में, या स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड के चैप्टर्स में भी हमने डिटेल में बताया है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है बेटा, अब ये 2 बड़े स्टेटमेंट हैं, ये ध्यान रखो। ये क्या कहता है, किसी धनावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ जाए तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी धनावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए कहाँ, धनावेशित केंद्र पर, तो उस स्पीसीज का जो धनावेशित केंद्र वाला स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि धनावेशित केंद्र पर अगर प्लस आई इफेक्ट, मतलब सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटीज अगर बढ़ जाएं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, तो अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसमें इस कैटेगरी में अगर आप देखें, ये कहा जाए कि 3 डिग्री कार्बोनियम इज मोर स्टेबल, तो उसका रीज़न ये और ये दे सकते हैं आप कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ जाता है, तो देखो 3 डिग्री इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, 3 तरफ से, तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा है, अर्थात प्लस आई इफेक्ट का मान सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी उससे कम, इसकी स्टेबिलिटी और कम, और सबसे कम स्टेबल ये होगा। इतना ठीक है। अब आते हैं अल्कोहल पर। देखो ज़रा क्या है, इसमें हम प्लस हटा दे रहे हैं फिर से। ठीक है बेटा, और यहाँ लगा दे रहे हैं क्या, OH जो पहले था अणु, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। आप जानते हैं कि इसी OH को हटा करके प्लस लगाया गया था, कार्बोनियम आयन बना था हर केस में। यहाँ OH लग गया, ये अणु है, ये अणु है। अब इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 12 में हमने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर मान लीजिए ये कोई अणु है, ये कोई पर्टिकुलर अणु है, और उस अणु में से किसी परमाणु या समूह को निकाल दिया जाए, निकल गया, तो निकलने के बाद जो बचा, ये अगर ये ज़्यादा स्थायी है, जो बच रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा स्थायी है तो जो इसका अणु होता है, मतलब ये स्पीसीज जहाँ से बनी थी, ये इसका अणु, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। आई रिपीटिंग अगेन, ये जो है अणु, इस अणु में से किसी परमाणु या समूह के निष्कासन के बाद निकाल दीजिए, अब कुछ बचेगा, जो बचा अगर वो ज़्यादा स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी है, तो जो अणु होगा, मतलब ये जो अणु था वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, Thus 3 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव। समझ गए,
3 डिग्री का जो कार्बोनियम आयन था, जो प्लस वाला था, वो ज़्यादा स्थायी है, तो 3 डिग्री का एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा, अर्थात ये एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये उससे कम और ये सबसे कम। किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ से OH के निकालने के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से OH के निकालने के रेस्पेक्ट में हम बात बता रहे हैं आपको कि 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल से OH माइनस के निकलने के बाद जो 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन बनेगा वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो जो बचा है वो ज़्यादा स्थायी है, तो जो उसका अणु है, मतलब जहाँ से वो आया है, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथिल। तो दिट विल बी मोर रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन चारों कैटेगरीज में। क्लियर? अब इस रिएक्टिविटी पैटर्न को थोड़ा सा हम ये बता दें कि अल्कोहल इस कैटेगरी में, इस तरह के रिएक्शंस में करता क्या है। ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये दुर्बल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, दुर्बल लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। लुईस जो ब्रॉन्स्टेड अम्ल है वो भी कम दुर्बल ही होता है, एसिडिक पार्ट में बता ही चुके हैं, बहुत देरी से H+ आयन त्याग करता है। तो ये भी दुर्बल लुईस बेस है, अर्थात जो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन देना। लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं? लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल में ROH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर के कारण ये आसानी से, या कह सकते हैं किसी प्रबल अम्ल को ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब दे देगा तो ये लुईस क्षार हो जाएगा। तो जो अल्कोहल होता है वो दुर्बल लुईस क्षार का व्यवहार करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो दुर्बल लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा। कैसे करेगा ये देखो, ये है अल्कोहल, और आप जानते हैं अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब कहीं से H+ अगर आ जाए एसिडिक प्रॉपर्टी में, तो ये H+ बड़ी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। तो यहाँ क्या बना देगा? ROHH, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया एल्किल ऑक्सोनियम। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है ना, तो ऑक्सोनियम आयन, तो एल्किल ऑक्सोनियम आयन। और आप जानते हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिएक्टिव तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कम होगी ही होगी। तो यहाँ से दूसरा कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। फिलहाल ये एल्किल ऑक्सोनियम आयन बन जाता है तब जब अल्कोहल पर कोई H+ या कोई एक्स्ट्रा लुईस एसिड या स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड अटैक कर जाए, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको दे देता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस। क्लियर? अब ये जो रिएक्टिविटी है, या जो ये OH के निकलने की बारे में है, इस पर आधारित कुछ रिएक्शंस हैं। ये हो गया रिएक्टिविटी, ये उसका बेहतर एग्जांपल्स है लुईस बेस प्रॉपर्टी का। अब उसके कुछ जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। पहला पार्ट देखो इस रिएक्शन की सीरीज में, इसमें OH से संबंधित अभिक्रियाओं में पहला हिस्सा हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल मतलब HX। ध्यान रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डबल हैशटैग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HX के साथ रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम HX की रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ HX, पहले वही देख लो, रिएक्टिविटी ऑफ HX। हाइड्रोजन एसिड जो होते हैं उनका, जो हैलोजन अम्ल है उनका रिएक्टिविटी क्या है? तो HF, HCl, HBr, और ये हो गया HI। तो मोर रिएक्टिव कौन? HI। क्लियर? तो इन चारों अम्लों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा बेटा? HI होगा। ध्यान रखेंगे। तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, HI सबसे ज़्यादा, इन चारों में सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। रीज़न सिंपल है, H और I के बीच की लेंथ बड़ी होती है, तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, इसलिए बड़ी आसानी से H+ वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो H और I के बीच की दूरी जो है, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, वो बड़ी होगी, क्योंकि आयोडीन की त्रिज्या बड़ी होती है, तो H और I के बीच की दूरी बड़ी होगी। और आप जानते हैं जब बंध दूरी ज़्यादा होती है तो वो BDE का रेसिप्रोकल होता है। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो BDE क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, तो HI की बंध दूरी ज़्यादा है, इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा कम है, तो इसलिए बड़ी आसानी से H+ यहाँ से निकलता है, और HF बहुत दुर्बल अम्ल है इस कैटेगरी में। फिलहाल ये तीनों प्रबल में आते हैं, ये दुर्बल में आता है। ठीक है, यहाँ से H+ बहुत आसानी से नहीं निकलता,
इन तीनों से निकल जाएगा। क्लियर, एक हिस्सा तो ये है। एल्कोहल की रिएक्टिविटी हम पहले बता चुके हैं आपको कि एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और सबसे कम होगा मेथनॉल। ठीक है, हाँ, रिएक्शंस को शो करने के लिए मेथनॉल एथनॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं और मेथनॉल एथनॉल का एग्जाम्पल ही लेना है। वो अलग बात है कि रिएक्टिविटी के पैटर्न पे 3 डिग्री एल्कोहल ही मोस्ट सुटेबल एल्कोहल होगा। ठीक, अब इस कैटेगरी में इन तीनों के रिएक्शंस हम देख रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम देख रहे हैं HCl का। तो HCl के साथ अगर हम रिएक्शन दिखाएं HCl के साथ, ठीक है, तो होता क्या है, एल्कोहल को अगर आप HCl से रिएक्शन कराओगे, HCl के साथ हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ बाद में चल रहे हैं पर यहाँ चल रहे हैं, तो अगर यहाँ तो आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी कम होगी इसकी, तो आपको कोई निर्जली कारक पदार्थ चाहिए होगा, कोई निर्जली कारक पदार्थ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं निर्जल जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बना, एल्किल क्लोराइड और प्लस H2O, ये हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी है, आई होप कि पता होगा आपको, ये ग्रुप्स मेथड है, ये ग्रुप्स मेथड है टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड, ग्रुप्स मेथड। तो एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करा करके निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जली कारक की उपस्थिति में हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो HBr अब ले रहे हैं, HBr, और आप फिर देख रहे हैं कि HBr की रिएक्टिविटी थोड़ी HCl से ज़्यादा है, HBr की रिएक्टिविटी HCl से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हमें निर्जली कारक चाहिए होता है, तो यहाँ ले लीजिए आप एल्कोहल HBr, यहाँ ले लीजिए तनु H2SO4, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, निकल गया RBr प्लस H2O। क्लियर, और HI के साथ अगर आप देखें तो HI इज़ मोर रिएक्टिव। इन चारों में या इन तीनों में कह दीजिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो HI को सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर कोई अन्य अलग से निर्जली कारक की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ RT पे ही हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये मिल जाएगा एल्किल आयोडाइड और प्लस H2O, इतना ठीक है। देखो HCl, HBr और HI में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो HI की रिएक्शन बहुत आसानी से सामान्यता पर हो जाएगी। HBr के लिए आपको कुछ निर्जली कारक लेना पड़ेगा और HCl के निर्जल जिंक क्लोराइड जैसा निर्जली कारक पदार्थ भी चाहिए होगा। ठीक, अब आप ये तो HX की वेरिएशन थी। एल्कोहल की वेरिएशन में अगर आप देखेंगे तो वो जो अभी वेरिएशन बता रहे थे रिएक्टिविटी का, वो यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। क्लियर, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, तो 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 2,1 एंड मेथनॉल, यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसका HI के साथ एक रिएक्टिव का एक स्पेशल केस है इस HI के साथ कि अगर आप एल्कोहल को हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस, जानते हैं रिएक्टिव प्रोडक्ट ही बदल जाता है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, RH और प्लस मिलता है H3PO3, ये लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ वैसे यहाँ बनता है PI3, बाद में पानी के साथ रिएक्शन होने के बाद मिल जाता है H3PO3। तो हम ऐसे लिख दें, ये PI3 और बाद में ये पानी के साथ बना लेता है H3PO3, आर्थोफास्फोरस एसिड। ठीक है, फिलहाल ये बताना था कि अलग टाइप की रिएक्शन है, आप इसे अपचयन में कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें OH का हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया और क्या मिल गया हमें, एल्कीन। लेकिन ये कब हुआ, जब HI के साथ लाल फास्फोरस डाला गया है, तब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI जो है इसको अपचयित कर देगा एल्कोहल को, किसमें, एल्केन्स में। क्लियर, तो ये था हैलोजन अम्लों से रिएक्शंस। अब अगला पार्ट देखो, अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देखो, ये हो गया ROH, नाइट्रिक एसिड HNO3, स्ट्रक्चर पता होगा, ये OH एंड डबल बॉन्ड ये HNO3 है बेटा। तो इसी को हम लिख रहे हैं, अब देखो इसी को लिख रहे हैं HON डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी, जैसे नाइट्रेट, ये हो गया HNO3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, क्या मिला, R, ये O, ये N डबल बॉन्ड O और यहाँ ये, तो क्या है ये, एल्किल नाइट्रेट। क्या है ये, एल्किल नाइट्रेट। वैसे ये है क्या, ये है अकार्बनिक एस्टर। क्या कहलाता है ये, अकार्बनिक एस्टर। ये सब इनऑर्गेनिक एस्टर्स कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक एस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो ये हो गया एल्किल नाइट्रेट, मेथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट। अब इसी HNO3 की कैटेगरी में एक कंपाउंड है HNO2,
वैसे कम स्टेबल होता है, जैसे नाइट्रस एसिड। तो आपको ये भी पता होगा कि HNO2 बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, NaNO2 और HCl का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मतलब कूल रखते हैं एकदम, तब जाकर रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन, HNO2 मिल गया। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, OH एलिमिनेट होना है। अब नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये है, नाइट्रोजन का लोन पर उसके पास पड़ा रहता है, तो ये हो गया, हम ऐसे दिखा रहे हैं HONO। ठीक है, रिएक्शन हुई, क्या निकला OH और यहाँ से H2O निकल गया, क्या बना RONO प्लस H2O। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्किल नाइट्राइट। क्या बेटा, एल्किल नाइट्राइट, दिस इज एल्किल नाइट्रेट। अंतर देखो, एल्किल नाइट्रेट और ये क्या है, एल्किल नाइट्राइट। दिस इज ATE, दिस इज ITE। क्लियर। अब एक दो रिएक्शन और देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, फिर से एक डबल हैशटैग का रिएक्शन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन। ठीक है बेटा, अमोनिया के साथ, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ भी होती है और अल्कोहल के साथ भी होती है। रिएक्शन का नाम भी सेम है दोनों में, इसको भी हम हॉफमैन एमिनोलिसिस कहते हैं, हॉफमैन एमिनो अपघटन। ध्यान रखिएगा, हॉफमैन एमिनो अपघटन, ये अल्कोहल के साथ भी होता है और एल्किल हैलाइड के साथ भी होता है, अल्कोहल के साथ भी होता है और एल्किल हैलाइड के साथ भी होता है। आई रिपीट इट अगेन, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन होती है और एल्किल हैलाइड के साथ भी होती है। क्या होती है रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया ले लीजिए, ठीक है, और अल्कोहल का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए, अल्कोहल की मात्रा जो है वो बढ़ा दीजिए, अल्कोहल का प्रपोर्शन बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अल्कोहल की अधिकता में अमोनिया गैस के साथ निर्जली कारक कोई हो, जैसे एल्यूमिना है Al2O3 या थोरिया एक होता है THO2, अगर इन निर्जली कारकों की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हर बार एलिमिनेट होगा। अब आप देखो जरा, अमोनिया NH3 होता है ना, अगर वहाँ से H हटेगा और अल्कोहल का OH हटेगा तो पानी बन के अलग हो जाएगा, कंपाउंड क्या मिलेगा, RNH2। अमोनिया है ना, तो RNH2, तो एक हाइड्रोजन और एक OH निकल गया। अगली बार जब फिर अल्कोहल का दूसरा अणु आएगा, ज़्यादा मात्रा में है ना, अमोनिया की मात्रा कम, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा, अर्थात अधिकता में कौन है, अल्कोहल, तो अगला जब अणु आएगा तो फिर से OH अल्कोहल का और अमोनिया का H, पानी बन के अलग हुआ तो कंपाउंड क्या बना, R2NH। एंड अगेन थर्ड टाइम क्या होगा, जो तीसरा वाला H है अमोनिया का, वो तीसरे अल्कोहल के अणु के साथ क्रिया करके बनाएगा R3N। और चूंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, अच्छा ये तीनों बने क्या हैं, RNH2, R2NH और R3N, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक, और चूंकि अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, आप जानते हैं 3 डिग्री एमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है, 3 डिग्री एमीन जो है वो अमोनिया से भी ज़्यादा बेसिक होता है। ये 3 डिग्री एमीन बन गया, ये अपना लोन पेयर बड़ी आसानी से R+ वाले ग्रुप को दे देगा अल्कोहल के, और वहाँ बन जाएगा 4 डिग्री का अमोनियम आयन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। इस केस में अगर हम बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स मिल जाएगा। क्लियर, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के एमीन्स मिलेंगे और 4 डिग्री का अमोनियम सॉल्ट, इन सब का मिक्सचर मिलेगा, इन सब का मिक्सचर मिलेगा। अगर इस रिएक्शन में देखें तो अमोनिया के हाइड्रोजन का बार बार निष्कासन हो रहा है। इस रिएक्शन को प्रपोज किया था हॉफमैन ने इसे, और चूंकि अमोनिया का अपघटन हो रहा है, टूट रहा है H वहाँ से, इसलिए पूरी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, हॉफमैन एमिनो अपघटन, हॉफमैन एमिनोलिसिस, हॉफमैन्स एमिनोलिसिस, हॉफमैन एमिनो अपघटन। ठीक है बेटा, रिएक्शन देखो फटाफट। अब ये अल्कोहल अधिकता में है, ये अमोनिया, ठीक, अमोनिया, हाँ अमोनिया की कंडीशन ये है कि ये अल्कोहलिक सोल्यूशन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक विलयन है ये अमोनिया का, और यहाँ जो निर्जल उत्प्रेरक ले रहे हैं या निर्जली कारक कह सकते हैं, वो निर्जल एल्यूमिना ले रहे हैं। टेम्परेचर हमने अप्रॉक्सीमेटली रखा हुआ है 350 का, 350 डिग्री सेल्सियस का, और ये कैटेगरी में तब आता है जब यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। अब देखो जरा, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या मिला, RNH2 प्लस H2O, ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री एमीन। अब इसी को फिर उठाओ, H, ये अल्कोहल का दूसरा अणु, ये पहला था, ये दूसरा अणु, वही सारी कंडीशन जो है, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया तो क्या मिला, RNR और ये H,
और प्लस क्या है बेटा, वाटर। लोन पेयर ध्यान रखना हर समय है, लोन पेयर है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज 2 डिग्री अमीन। इसको फिर से उठाओ, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं R2NH, R2NH इकट्ठा करके लिख दिया। और एल्कोहल का अगला अणु बेटा कंडीशन फिर से वही सेम, OH, OH और H, ये एल्कोहल का तीसरा अणु है, ये H और ये OH। तो क्या बना, यहाँ पर भी वही हुआ है HOH, यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। ये बॉन्ड लेके निकलेगा इस तरह से, तो ये HOH। तो यहाँ क्या हो गया, R, ये लोन पेयर और ये H2O, ये क्या है, दिस इज 3 डिग्री अमीन। और चूंकि इसके पास एक लोन पेयर है तो चौथे अणु के साथ भी क्रिया कर लेगा, अर्थात ये हो गया है R3N विद लोन पेयर, ये OH, सेम कंडीशन। तो एलिमिनेशन तो वैसे ही होगा, फिर से OH माइनस और R प्लस, ये वाला प्लस वाला पोर्शन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा R4N प्लस OH माइनस, ये क्या है, दिस इज टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आयन है, ये अमोनियम आयन है और ये तीनों एमीन है। ये तीनों क्या है बेटा, एमीन। दिस इज एमीन, दिस इज एमीन। और ये हो गया क्या, अगर चारों R सेम है तो हम ऐसे लिखेंगे N, 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 टेट्रा एल्किल। अगर चारों R सेम है तब टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये 4 डिग्री का आयन है, ध्यान रखिएगा, अमोनियम आयन, ये अमोनियम लिखा है, 4 डिग्री का अमोनियम आयन है। क्लियर इतना। तो ये प्रोसेस थी हॉफमैन एमिनो अपघटन की। हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं आपको। अब इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या था, जो अभी बोल रहे थे वही। तो एल्कोहल की अधिकता के साथ एल्कोहली अमोनिया मीन्स अमोनिया को डिसॉल्व किया गया है एल्कोहल में, तो वो एक्चुअली वो एल्कोहली अमोनिया हो ही गया। एल्कोहल तो हम रिएक्शन करा ही रहे हैं, तो एल्कोहलिक अमोनिया हम इस्तेमाल करेंगे ही, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली अमोनिया जो है ना वो वाटर के साथ भी बड़ी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और एल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आसानी से, बट बना लेता है, क्योंकि वहाँ पर भी OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्कोहल में भी, और पानी में भी OH बॉन्ड होता है। हाँ, अभी अलग बात है कि अमोनिया की सॉल्बिलिटी जो है, अमोनिया की सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है, अमोनिया की सॉल्बिलिटी पानी में ज़्यादा होती है। अगर आप अमोनिया को देखेंगे तो ये 100 ml या 100 ग्राम कह सकते हैं, 100 ग्राम वाटर में लगभग 31 ग्राम अमोनिया सॉल्युबल होता है। जी हाँ, 31 ग्राम अमोनिया गैस। 100 ग्राम पानी ले लीजिए या 100 ml पानी ले लीजिए, क्योंकि 1 ग्राम पर ml होता है, तो 100 ml पानी में लगभग 31 ग्राम अमोनिया सॉल्युबल हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो एल्कोहल के साथ भी घुलता है, एल्कोहल में भी घुलता है और पानी में भी घुल जाता है। तो एल्कोहल की अधिकता के साथ एल्कोहली अमोनिया निर्जल एल्यूमिना या थोरिया के साथ क्रिया गर्म किए जाने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन देगा और साथ में 4 डिग्री का अमोनियम आयन देगा। ध्यान रखिएगा, ये बात तब है जब एल्कोहल की अधिकता है, ठीक है। इसलिए हमें सब मिक्सचर्स मिलेंगे, बाद में इसे हम अलग कर लेंगे। अलग करने के मेथड अलग हैं, एक है हिंसबर्ग विधि। जब एमीन का चैप्टर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। हिंसबर्ग मेथड के द्वारा बड़ी आसानी से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में विभेद भी कर लेते हैं और उन्हें पृथक भी कर सकते हैं, अगर इस तरह की कहीं रिएक्शन आ जाए जहाँ पर हमें मिश्रित अमीन मिल रहा हो तो, ठीक है। तो क्या होगा, इसे हॉफमैन एमिनो अपघटन कहेंगे। निर्जली कारक के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ है, निर्जल एल्यूमिना इस्तेमाल कर सकते हैं या थोरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। थोरिया इज थोरियम डाइऑक्साइड, थोरियम 90, थोरियम एटॉमिक नंबर 90, उसी का ये ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, तो THO2 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। क्लियर। अब इसी के साथ एक रिएक्शन और देखो, इसी में हम यहाँ ले रहे हैं डार्जन अबक्रिया। ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे प्रमुख विधियों में से एक आता है। ये कह सकते हैं शुद्ध एल्किल क्लोराइड अगर बनाना हो तो हमें कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करना चाहिए, डार्जन रिएक्शन। हम फिर से बोल रहे हैं, शुद्ध एल्किल क्लोराइड अगर बनाना हो, RCl अगर बनाना हो प्योर फॉर्म में, तो रिएक्शन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। क्या है इसमें, डार्जन रिएक्शंस में हम लेते हैं एल्कोहल रिएक्शन कराएंगे हम थायोनिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन, क्षार है ना, ये साइक्लिक क्षार। पिरिडीन मतलब ये पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन, ये है बेटा पिरिडीन,
ठीक। तो pyridine की उपस्थिति में थायोनिक क्लोराइड रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा, RCl। और साथ में प्योर हम क्यों बोल रहे हैं कि ये प्योर है, एक्चुअली इसके बाई प्रोडक्ट है ना, वो दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस होता है और HCl भी गैस होता है, तो दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट गैस फॉर्म में बाहर निकल गए। तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके साथ दूसरा कोई सह उत्पाद या एज अ बाई प्रोडक्ट कोई मौजूद नहीं है। जो लोग थे वो गैस फॉर्म में बाहर निकल गए। हम रिएक्शन से एक बार फिर से इस तरह से दिखा देते हैं आपको। ये है ROH, ठीक। ये है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। नाम क्या बेटा, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, ठीक है। तो ये हो गया H डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl, ठीक। ये रिएक्शन का प्रोसीजर है। अब देखो जरा कैसे हो रहा है, देखो देखो, ये हो गया OSO, क्या हो गया SO2, और ये क्या निकला HCl, और ये क्या मिला, मेन प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड। क्लियर। तो दिस इज द रिएक्शन। एक रिएक्शन और है इसका, वो भी देखो जरा। इस पार्ट का लास्ट रिएक्शन देखो, दिस इज फास्फोरस हैलाइडों से अपक्रिया। फास्फोरस हैलाइड मतलब फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ब्रोमाइड और फास्फोरस आयोडाइड, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फास्फोरस क्लोराइड, ठीक है। तो PCl3 और PCl5 दो कंपाउंड बनते हैं, PCl3 और PCl5। तो PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो सिंपल एल्किल क्लोराइड आर्थो फास्फोरस एसिड मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हम डिटेल में बता चुके हैं आपको एल्किल हैलाइड बनाने की वीडियो में, वहाँ पर देखें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा रिएक्शन। हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है यहाँ पर, एल्कोहल है, PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो मिलेगा क्या, एल्किल क्लोराइड प्लस आर्थो फास्फोरस एसिड। और अगर PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो एल्किल क्लोराइड, दिस इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है दिस इज फास्फोरिल क्लोराइड, ये भी कहा जाता है, ठीक है। और ये HCl। तो एल्कोहल की PCl3 से तो RCl, H3PO3 आर्थोफॉस्फोरस एसिड, PCl5 के साथ तो एल्किल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, HCl। अब देता देखो, P लाल फास्फोरस प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एक्चुअली ये हम ले सकते थे PBr3 और PI3। अब PBr5 पॉसिबल नहीं होता है और PI5 भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, अस्थायी होते हैं ये। तो अगर आप PBr3 ले रहे हैं तो PBr3 लेने से बेहतर है कि आप रिएक्शन को अगर प्रोसीड कराना चाहते हैं तो आप ले लीजिए लाल फास्फोरस प्लस Br2। लाल फास्फोरस प्लस Br2 की रिएक्शन होने के बाद ये मिल जाएगा PBr3, और इसका रिएक्शन एकदम सिमिलर है किससे, PCl3 से। लाल फास्फोरस प्लस Br2 हम ले रहे हैं, लाल फास्फोरस प्लस Br2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, PBr3, और ये रिएक्शन वैसे देंगे जैसे PCl3 रिएक्शन देता है। मतलब यहाँ एल्कोहल है प्लस लाल फास्फोरस प्लस Br2 मिलेगा RBr और प्लस H3PO3, बैलेंस कर लीजिएगा, समझ गए बेटा। तो ये है केस। ऐसे ही सेम लाल फास्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ PI3 ये दोनों मिलकर PI3 बनाएंगे, और PI3 की रिएक्शन भी किसके सिमिलर होगी, PCl3 के। मतलब ROH लाल फास्फोरस प्लस I2 RI प्लस H3PO3, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, हो जाएगा बैलेंस आपसे आराम से। ये हो जाएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 2, नीचे वाला भी सेम आएगा, ठीक है। 6 ब्रोमीन 6 ब्रोमीन, 2 फास्फोरस 2 फास्फोरस, 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, 6 एल्किल बराबर है। वही केस यहाँ भी है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टू पार्ट 13 जिसमें हमने डिस्कस किया है एल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें OH शामिल होता है, एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिसमें OH शामिल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो नोट्स बनाते रहें और डाउट कमेंट बॉक्स में पूछते रहें तो बेहतर रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।